Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 30 जुलाई 2026 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं इस सेशन के बारे में क्योंकि आपने पता है कई बार ये जो सेशन है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है इस वजह से। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, कुछ दिनों तक यहाँ पर लेकर चलते हैं, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो भी होगा तब बताऊँगा मैं यहाँ पर इस सेशन के बारे में। फिलहाल आज हमारे पास में बहुत सारी काम की खबरें हैं। आपने देखा होगा आजकल द हिंदू न्यूज़पेपर में ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक नहीं आ रहे हैं और जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है वो भी वेल डिफाइन हो चुका है। जैसे पहले हमें नहीं पता था कि हमें एग्ज़ैक्टली कौन से सोर्सेस लेने हैं, तो अभी के समय पर यूपीएससी ने इसी बार आपको पता होगा बताया है कि इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी इन सब जगह से पूछे गए थे। द हिंदू का तो हम सेपरेट एनालिसिस करते ही हैं डेली बेसिस पे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस वाले सेशन में आपका पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस जैसी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे विस्तार से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ ये जो सेशन है अब अपलोड हो रहा है आज से, तो डेली बेसिस पे जब हम लोग अपलोड करेंगे तो सुबह-सुबह 5:30 बजे ये डिस्कशन आपको मिल जाएगा। ठीक है? और इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह अगर आपने डाउनलोड करना है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइए। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ चलिए, फिर शुरुआत करते हैं अब अपने एनालिसिस की। क्या-क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी हैं भाई। जैसे पहला ही टॉपिक है जो आज से कुछ दिनों पहले हमारे इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ, द हिंदू में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुई नहीं। लेकिन मेरे पास में कुछ सेव्ड टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं पिछले कुछ समय पर, ठीक है? प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था उस दौरान काफ़ी रेलेवेंट आर्टिकल्स छिप-छिपा के पब्लिश हो रहे थे, मतलब सेपरेटली अलग-अलग सेक्शन में पब्लिश हो रहे थे। मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, आज मैं वो सारे के सारे आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस कर दूँगा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा है जिसमें हम बात कर रहे हैं आईएनएस मलवान के बारे में। अब मलवान क्या है? एक प्रकार का दुश्मन की पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने वाला जहाज़। यानी ये टॉपिक बेसिकली हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नाम इतना याद रखना, आईएनएस मलवान। आपने देखा होगा मैंने पहले कुछ समय पहले आपको पढ़ाया है, एक अर्नाला क्लास वाली सीरीज़ पढ़ाई है, याद है या नहीं? एक माहे क्लास वाली सीरीज़ पढ़ाई है। कहोगे हाँ, हाँ, याद आ रहा है। अर्नाला में हमने एंड्रोथ वगैरह, अर्नाला ये सब जहाज़ पढ़े थे। लेकिन आप कहोगे सर 1 मिनट, दुश्मन की पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने वाले जहाज़, कहीं ये वो तो नहीं, जिसको हम लोग कई बार एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी के नाम से जानते हैं? बिल्कुल, ये वही है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इंडियन नेवी के लिए दुश्मन की पनडुब्बियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जहाज़ हम लोग बनाते हैं। तो भारत का एक नया सबमरीन हंटर आ चुका है जो दुश्मन की पनडुब्बियों को डिस्ट्रॉय करेगा बहुत शांतिपूर्वक। जिससे क्या होगा, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है तट के ऊपर में एक बेहतर तरीके से रक्षा की जा सकेगी, क्योंकि आज बहुत बड़ी समुद्र की बाउंड्री है जो एग्जैक्टली इंडिया शेयर करता है अपना बॉर्डर उसके साथ में। ठीक है, तो भाई इंट्रोडक्शन क्या है इस पूरे आर्टिकल का वो आपने समझा कि अभी के लिए इंडियन नेवी ने कमीशन कर दिया है आईएनएस मलवान को। और ये जो आईएनएस मलवान है ये अर्नाला क्लास वाला सीरीज वाला जहाज नहीं है, याद रखिएगा। अर्नाला वाले में एंड्रोथ वगैरह हैं। ये जो कह सकते हैं कि आपका जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं मलवान, ये माहे क्लास वाला जहाज है, याद रखिएगा। ठीक है? अभी आगे समझाऊँगा इसके बारे में, सो डोंट वरी। तो इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया है आईएनएस मलवान सेकंड माहे क्लास एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी, यानी इससे पहले ऑलरेडी माहे नाम का जहाज जो है, ये भी क्या है? एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है? तो माहे जहाज़ ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका है और जो सीरीज़ में पहला जहाज़ होता है, वही नाम रख के हम पूरा क्लास को डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे माहे क्लास में जो भी जहाज़ आगे बनाए जाएँगे, जो भी एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी बनाए जाएँगे, सबका नाम यहाँ पर मतलब सब एक ही कैटेगरी में आएँगी कि माहे क्लास की कैटेगरी का ये जहाज़ है। नाम उसके डिफरेंट-डिफरेंट हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ ले कि बताओ आईएनएस मलवान हाल ही में न्यूज़ में था, ये कौन-सी कैटेगरी का जहाज़ है? अगर मान लो ये ना पूछे कि ये क्या है एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी के बारे में ना पूछे, पूछे कौन-सी कैटेगरी में आता है, तो ये माहे क्लास में आता है। और माहे क्लास में भी दूसरा इंपॉर्टेंट जहाज है जो इंडियन नेवी को करंट समय पर सौंपा गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या करेगा? समुद्र की सुरक्षा करेगा, हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगा, बहुत ज़रूरी है, वहीं से ट्रेड हो रहा है, वहीं पे हमारे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, है ना? तो मेनली यहाँ पर इसका जो काम होने वाला है वो लिटोरल ज़ोन में होने वाला है। अब क्वेश्चन आएगा आपसे, लिटोरल ज़ोन क्या है? लिटरल ज़ोन, जैसा आप देखोगे समुद्र का जो किनारे वाला हिस्सा होता है, तट वाला क्षेत्र होता है, उसके बहुत करीबी जगह में या आस-पास में बहुत गहरे-गहरे एरिया देखने को मिलते हैं। यानी बहुत गहरा
समुद्र का हिस्सा देखने को मिलता है। तो वहीं पर हम लोग अपने बंदरगाह बनाते हैं, नेवी का बेस बनाते हैं ताकि जहाज़ एंड तक जा सके, अंदर तक जा सके जहाँ पर गहराई ज़्यादा है। वहीं पर ऑफशोर एनर्जी इंस्टॉलेशंस बनाए जाते हैं। ये बहुत बिज़ी शिपिंग रूट होता है। तो इस एरिया को कंप्लीट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम लोगों ने आईएनएस मलवान जो है करंट समय पर ये इंडियन नेवी को सौंपा है। आईएनएस मलवान के फीचर्स क्या हैं भाई? फीचर इसके नाम में ही छिपा हुआ है, दुश्मन की पनडुब्बी का हंटिंग करना इसका मेन पर्पज़ है एंड इसके अंदर में अगर आप लोग देखोगे, ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिससे एक तो ये समुद्र के ऊपर में निगरानी बनाने में हेल्प कर सकेगा, माइन को बिछाना है समुद्र में वो काम कर सकता है। छोटे-मोटे ऑपरेशन चलाने हैं तो लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस को भी कंडक्ट कर सकता है। इसमें एक सबसे बड़ी ख़ास बात पता है क्या है? कि ये लो ड्राफ्ट फीचर के साथ में आता है, कि ऐसा नहीं है कि ये जहाज़ बहुत ज़्यादा मैसिव है। भई इस जहाज़ को चलने के लिए बहुत गहरा पानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पानी कम गहरा भी होगा तो ये जहाज़ बेटर तरीके से चल सकता है। होता नहीं है बहुत बड़े-बड़े साइज़ के जहाज़ होते हैं जिनको चलने के लिए ब बहुत गहरा पानी चाहिए होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर वो धँस जाते हैं ज़मीन के अंदर में अगर वो पानी गहरा नहीं है वहाँ पर तो। समझ रहे हैं? तो इसमें इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि कम वाटर की ज़रूरत है, कम डेप्थ की ज़रूरत है, आराम से ऑपरेट करने के लिए। इसमें एडवांस सोनर सिस्टम है, हाई मैनेवरेबिलिटी के साथ में यहाँ पर ये आता है। और ये सारे फीचर्स के साथ में हमें दिखाई दे रहा है कि आज हमारे ये हार्बर्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, नेवल बेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा कर सकता है। और इस आईएनएस मलवान का जब आप लोगो देखोगे, तो उस लोगो में बाघनख बना हुआ है। बाघनख या वाघनख कह सकते हैं, ठीक है? जो बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज जी से भी एसोसिएटेड है। वाघनख उनके थ्रू यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, याद रखिएगा। जैसे बाघ के पंजे होते हैं ना, पंजे यानी उन बाघ के जो नाखून होते हैं, उस प्रकार का ये वाघनख होता है। समझे? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी से एसोसिएटेड है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें इसके लोगो में दिखाई गई हैं, सिम्बलाइज़ करता है बहादुरी को, एजिलिटी को, ऑडेसिटी को यहाँ पर ये शो कर रहा होता है। समझ रहे हैं? और इस पूरे जहाज़ का जो मेन मोटो है, मेन मोटो क्या है? वो है साइलेंट क्लॉ। ये दिखाता है कि बहुत चुपचाप, बहुत साइलेंट तरीके से ये जहाज़ अपने दुश्मन को ढूँढ कर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको स्ट्राइक कर सकता है। समझे? तो ये बात हो गई दोस्तों आईएनएस मलवान के बारे में और प्लीज़ मेरे दोस्तों इसको याद रखिएगा 2 क्लास की कैटेगरीज़ आती हैं एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी के अंदर में और पहली कैटेगरी यहाँ पर प्रेज़ेंट है अरनाला वाली कैटेगरी। अरनाला नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पहला जहाज़ इसमें जो सौंपा गया था वो अरनाला था। उसका नाम अरनाला था, तो अरनाला सीरीज़ रख दिया गया। इसमें अरनाला, अंजदीप, अमिनी, अभय, अग्रय, अजय, एंड्रॉथ, अक्षय ये नाम सुने होंगे। वैसे ही माहे क्लास की कैटेगरी में आप देखोगे माहे, मलवान, तो माहे ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, एक्टिव है। अब मलवान भी कमीशन कर दिया गया है, अभी 22 जुलाई 2026 में न्यूज़ में था। ठीक है? फिर उसके बाद मैंग्रोल एंड मालपे, मुल्की ये सब अलग-अलग नाम आपको देखने को मिल जाएँगे जो माहे क्लास वाली कैटेगरी में है। ओके, समझ में आया? इम्पोर्टेंस हम लोगों ने समझा एंड याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, क्या आज हमारे पास में कोई जहाज़ नहीं है, दुश्मन के जहाज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, दुश्मन की पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करना है तो? ऐसा नहीं है। हमारे पास जहाज़ हैं ऑलरेडी, लेकिन वो बहुत पुराने हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी के लिए जो हमारी नेवी है ना, हमारी नौसेना, वो अभय क्लास वाले कॉर्वेट्स के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभय क्लास की कैटेगरी के कॉर्वेट्स, कॉर्वेट्स मतलब अगेन लड़ाकू जहाज़ जिसमें बहुत सारे वेपन्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जो मलवान या बाकी सारे हम जहाज़ तैयार कर रहे हैं, ये इनको रिप्लेस कर देंगे। अभय क्लास की कैटेगरी को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये पुराने होते चले जा रहे हैं। समझे इस बात को? आई होप ये क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी 2 कैटेगरी मैंने आपको समझा दी है, माहे क्लास कैटेगरी क्या है और अरनाला कैटेगरी क्या है एंड कौन-कौन से जहाज़ उन कैटेगरीज़ के अंदर में प्रेज़ेंट हैं। अब देखो कभी भी आपने ये आर्टिकल रिवाइज़ करना है, यू कैन रिवाइज़ फ्रॉम दिस रिविज़न पॉइंटर। सारी बातें यहाँ पर एग्ज़ैक्टली आपको बहुत विस्तार से दोबारा से समझाई गई हैं ताकि एंड वक़्त पे आप फटाफट रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा बता चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन ऊपर मैंने आपको दे दी है। बाकी यार मेक श्योर करना क्योंकि हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है और तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो पे एक लाइक का बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं। 2000 लाइक्स का टारगेट होता है, प्लीज़ आप लोग अपना थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइएगा सेशन के प्रति। वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, पता चलेगा कौन-कौन लोग रियलिटी में बहुत कंसंट्रेटेड होकर पढ़ रहा है सेशन में। ठीक है? अब देखिए अगला आर्टिकल जो है ये भी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर में ही पब्लिश हुआ हुआ है। बात ये है कि कुछ कोल प्लांट्स को अभी छूट दी गई थी, ठीक है? कि भई उनको एफजीडी नहीं लगवाना है। एफजीडी क्या है? ये है फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन मैं आपको समझाऊँगा क्या है पूरा मैटर, ठीक है? तो हुआ क्या जिन कोल प्लांट्स को छूट दी गई थी वही आज सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है। पहले आपने समझना है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपने थर्मल पावर प्लांट्स की। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इन भट्टों के अंदर में आज कोयला जलाया जाता है। ठीक है?
कोयले में आपको पता है क्या-क्या चीज़ें हैं? कोयले में नंबर 1 चीज़ जो सबसे ज़्यादा है वो कार्बन प्रेज़ेंट है। फिर दूसरी चीज़ कोयले के अंदर में आपको सल्फ़र भी मिल जाता है, ठीक है? अब होता यह है कि जहाँ पर भी ये बिजली बनाई जा रही है इन थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर में, यहाँ पे मतलब दिनों-रात हमेशा लगातार कोयले को जलाया जाता है। जब कोयला जलता है तो कार्बन एमिशन भी हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। दूसरा सल्फ़र भी एमिट हो रहा है। कार्बन को मैनेज हम कर रहे हैं धीरे-धीरे। बात आती है सल्फ़र को मैनेज करने की, क्योंकि सल्फ़र जब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में फैल जाता है, तो ये एक इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एनवायरनमेंट के लिए तो नुकसानदायक है, इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नुकसानदायक है। कहोगे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे नुकसानदायक है? ताजमहल देखा है? ताजमहल जब शुरुआत में बना व्हाइट था, अभी वो पीला-सा पड़ रहा है। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इस सल्फ़र को इकट्ठा होने की वजह से, या जो एटमॉस्फेयर में जब इकट्ठा होता है तो उससे एसिड रेन होता है, और वो जो एसिड रेन है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है। तो केवल इंसान के ऊपर ही नहीं, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर में ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है सल्फ़र। तो सरकार ने एक अनाउंसमेंट करा कि भाई जितने भी ये थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, इन्हें कुछ नहीं तो भाई जो इसमें से धुआँ निकल रहा है ना, जो इसमें से ये निकल रहा है प्रदूषण, कम से कम सल्फ़र को छान लो, सल्फ़र को फ़िल्टर कर लो, बाकी धुआँ जाने दो। तो सल्फ़र को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर एक नया यंत्र लगाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा इन पावर प्लांट्स में, और उस इंस्ट्रूमेंट को ही नाम दिया गया है फ्लू गैस डीसल्फ़राइज़ेशन का। याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आपसे पूछ ले एफजीडी क्या है? तो भाई पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्राइमरी जो पर्पस है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला जल रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड को निकाल लेना, छान लेना, फिल्टर कर लेना, कुछ भी कह लो, जिससे वो एनवायरमेंट में रिलीज ना हो। इससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन कम होगा, एसिड रेन कम होगा, और लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होती भी नजर आएंगी। समझे इस बात को? एफजीडी क्या है, कैसे काम करता है? सल्फर एमिशन कम होगा तो एसिड रेन कम हो जाएगी, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और लोगों में रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी एक्चुअली में क्या है? ये कहोगे टेक्नोलॉजी तो हमने देखा है, बहुत पहले पढ़ी पढ़ी है हम लोगों ने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में। जी बिल्कुल, कोई नई टेक्नोलॉजी थोड़ी है ये। इवन 2015 की ही बात कर लो। 2015 में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का इंस्टॉलेशन कंपल्सरी कर दिया गया था सभी कोल प्लांट्स के लिए। तो बताओ, कंपल्सरी करने के बाद भी आज भी बहुत सारा जो ये प्रदूषण है फिर भी हो रहा है। तो कंपल्सरी कर तो दिया गया था, बाद में इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, और 2021 में जब ये कोल प्लांट्स ये नहीं लगा रहे थे, तो कोल प्लांट्स को डिवाइड कर दिया गया। ये जो पावर प्लांट है इनकी 3 कैटेगरी बाँट दी गई। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब ये कैटेगरीज़ क्या है प्लीज़ याद रखिएगा। कैटेगरी ए के अंदर में जो भी पावर प्लांट्स हैं, वो दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले रीजन में है, या शहर वाले हिस्से में है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। अगर वहाँ बीचों-बीच में कोई प्लांट लगा हुआ है, तो भाई कंपल्सरी था उसके लिए कि उसको फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन लगवाना ही पड़ेगा। फिर सेकंड कैटेगरी आती है व्हिच इज़ कैटेगरी बी। अब कैटेगरी बी कंडीशंस को जब हम लोग देखते हैं तो ये नियर क्रिटिकली पॉल्यूटेड वाला रीजन है। ये वो शहर है, मतलब ज़्यादा बड़ा शहर नहीं बसा हुआ है, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो प्लांट्स हैं, उस पे थोड़ा बहुत कहा जाता है कि फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन के ऊपर में काम किया जाएगा। और कैटेगरी सी के अंदर में बचे-कुचे सारे कोल प्लांट्स हो गए। अब इनके लिए एक लिमिट रखी गई कि भई आपको ये फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन लगवाना है, इंस्टॉल करवा लेना, इसको खर्चा करना पड़ेगा, बट इससे क्या होगा? आप सल्फर को रिलीज़ नहीं कर रहे होंगे एनवायरनमेंट के अंदर में। तो हो क्या रहा है दोस्तों एक्चुअली में, जो बड़े-बड़े शहरों में पावर प्लांट्स हैं वो बहुत कम है, तो वो कैटेगरी ए में आ गए। इनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया। फिर कुछ कैटेगरी बी के अंदर में आ गए, और फिर बाकी बचे कुछ कैटेगरी सी में आ गए। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की तो कमर कस दी गई। इनसे बोल दिया गया एफजीडी लगवाओ, और इन्होंने एफजीडी लगवाया, और यहाँ से जो कैटेगरी ए वाले पावर प्लांट है, यहाँ से इतना नहीं निकल रहा है सल्फर। जो बच गई थी ना कैटेगरी सी वाली, यही कैटेगरी सी आज सबसे ज़्यादा सल्फर को रिलीज़ कर रही है एनवायरनमेंट के अंदर में, जो कैटेगरी सी बच गई है। अब आप समझ पा रहे होंगे इसको, कि 2024 का नोटिफिकेशन भी था कि लगभग 78% भारत का जो कोल फ्लीट है, उसको छूट दे दी गई थी कि कहीं भाई कैटेगरी सी वालों को छूट है, आपको लगाना ही नहीं है एफजीडी, आप करो प्रदूषण जितना करना है। और सबसे ज़्यादा प्लांट्स कैटेगरी सी में हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, इनको याद रखिएगा। तो आज यही यहाँ पर एक समस्या बन चुका है हमारे लिए। समस्या, बहुत भयंकर समस्या, कि भाई जो प्लांट्स, जो पावर प्लांट शहर में लगे हुए हैं, उन्होंने तो फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन लगवा लिया। तो वो केवल 16 किलोटन के हिसाब से सल्फर या प्रदूषण को रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन वो कैटेगरी सी वाले प्लांट्स, जिनके पास में फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन नहीं लगा हुआ है,
वो आज 138 किलोटन्स के हिसाब से ये प्रदूषण कर रहे हैं। आप इमेजिन करो क्या मैसिव डिफरेंस है यहाँ पर, समझे? तो ये कैटेगरी सी वाली कैटेगरी आज एग्जेम्प्ट करने की वजह से ज़्यादा प्रदूषण कर रही है। तो हमें इनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने होंगे, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का कहना है। अब एक और प्रश्न आता है कि व्हाई इज सल्फर डाइऑक्साइड इज सो हार्मफुल? आखिरकार ये सल्फर डाइऑक्साइड के हम पीछे पड़े क्यों हैं? क्यों इतना ज़्यादा ये खतरनाक है? या खतरनाक है भी या नहीं है? बिल्कुल खतरनाक है, अभी हमने समझा ऊपर। ये एक टॉक्सिक गैसियस पोल्यूटेंट है। गैस के फॉर्म में रहने वाला एक प्रदूषण जो स्पेशल तौर पे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने में लाइक कोयला जलाने की वजह से रिलीज होता है। ठीक है? और अगर ये इंसान के शरीर के अंदर में इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इससे तमाम रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं, अस्थमा हो सकता है, लंग इरिटेशन, एसिड रेन, पीएम 2.5 यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, छोटे-छोटे कंकड़ के टुकड़े वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिसको आप इन्हेल करोगे तो बॉडी के अंदर में जाएगा, वो लंग्स को, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा। फिर आता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये सारे मेजर इफेक्ट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट्स। इतना ही नहीं, इसको आप देख सकते हैं एसिड रेन वगैरह, जो सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर आपसे ये देखो, एक लिस्ट ये भी दी है इंडियन एक्सप्रेस ने कि आज ना बिना एफजीडी, बिना फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स वाले जो पावर प्लांट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा सल्फर को एमिट कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा सल्फर रिलीज़ करने वाले ये पावर प्लांट्स की एक लिस्ट आपको दी गई है, जिसमें सबसे पहले है राजपुरा थर्मल पावर प्लांट, तालवंडी साबो पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर स्टेशन, उसके अलावा हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशंस एंड रोपर थर्मल पावर स्टेशन। ये वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाले पावर प्लांट्स हैं जिनकी लिस्ट दी गई है। और सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले पावर प्लांट कौन-कौन से हैं? एक है जिसका नाम है दादरी थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। याद रखिएगा, दोनों के दोनों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगा हुआ है। इस वजह से ये कम सल्फर का एमिशन करते हैं। ओके, समझ में आया? इंडिया की सल्फर के मामले में अगर आप एक एग्जैक्ट पोजीशन देखोगे तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा सल्फर को रिलीज़ कर रहा है। चाइना के बाद दोस्तों अपना भारत है जो सबसे ज़्यादा सल्फर को एमिट करता है, रिलीज़ करता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में। ठीक है? अब कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपने रिवाइज़ करना है, यू कैन रिवाइज़ फ्रॉम दीज़ रिविज़न पॉइंटर। सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं कि भाई कैटेगरी सी प्लांट आज हमारे लिए खतरा बना हुआ है एंड व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ फ्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन। चलिए अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल भी थोड़ा इसी से मिलता-जुलता है, लेकिन आज हम एक फ्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आज से कुछ दिनों पहले हमारे इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, जिसको हम बोलते हैं अनिल फ्यूल। कहोगे अनिल किसी व्यक्ति का नाम सा लग रहा है। यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं है, एक अनिल फ्यूल है जो यूएसए ने बनाया है। अब यूएसए से हम ये फ्यूल लेंगे तो हमारी जो बॉडी है बीएआरसी, वो उसने चिंता व्यक्त की कि भाई ये फ्यूल की वजह से हमें अपने पावर प्लांट्स में बदलाव करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने बोला ऐसा कोई बदलाव वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बीआरसी का जो स्टेटमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बीच में। क्या है मामला, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, अनिल की फुल फॉर्म अपने आप में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच लाइफ। दैट मीन्स अब हम ऊपर तो बात कर रहे थे कोयले से जो एनर्जी बनाई जा रही थी, कोयले से बिजली बनाई जा रही थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोरियम से जो बिजली बनाई जाती है। थोरियम के अलावा देखो अनिल फ्यूल में दो चीज़ें हैं। एक तो थोरियम है भाई, और थोरियम आपको पता है इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम लेकर बैठा हुआ है। हमारे कोस्टल स्टेट्स के अंदर में एक मिट्टी पाई जाती है, रेत पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोनाजाइट सैंड। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। ठीक। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? मोनाजाइट सैंड, MONAZITE। वाह देखो, पूरी खिचड़ी पक गई है, काम ही नहीं कर रहा है अच्छे से। क्योंकि मेरे हाथ में इतनी स्वेटिंग होती है ना, तो ये पेन सही से कई बार चल नहीं पाता, इसलिए मैं पेन को लिखता बहुत कम हूँ क्योंकि स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? ये हाथों में या फिर फीट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है कई बार, जो अभी हो रहा है करंटली। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो थोरियम। तो भारत में मैंने बताया कोस्टल स्टेट्स में एक रेत पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोनाज़ाइट, और उसी मोनाज़ाइट सैंड से थोरियम को निकाला जाता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर प्रेज़ेंट है उसका नाम है हेलियो, यानी कि हाई एसे लो एनरिच यूरेनियम। बहुत कम एनरिच करा हुआ यूरेनियम, ज़्यादा एनरिच नहीं किया है, थोड़ा-सा एनरिचमेंट किया हुआ है, थोड़ा-सा बहुत छोटा-सा प्योरेस्ट फॉर्म है। थोरियम और यूरेनियम को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है, ये पावर बढ़िया हो जाती है, और इसको मिला के एक फ्यूल बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है अनिल फ्यूल। तो एक पेटेंटेड फ्यूल है जिस पे पेटेंट ले रखा है एक कंपनी ने, याद रखेगा। लेकिन ये फ्यूल स्पेशली
कौन से रिएक्टर के लिए डिजाइन किया गया है? क्योंकि आप देखोगे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स होते हैं। उसमें आज भारत में सबसे ज्यादा जो रिएक्टर हैं वो कौन से हैं? PHWR वाले, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहां पर हम पानी का इस्तेमाल करके इन रिएक्टर्स को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। पता होगा ये बात आपको, ठीक है? तो मामला क्या चल रहा है अनिल फ्यूल को लेकर, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं मैटर एग्जैक्टली है क्या। भाई इशू यह है, यूएसए बेस्ड एक न्यूक्लियर फ्यूल कंपनी है, उस कंपनी का शॉर्ट नाम है CCTE। वैसे इसका फुल फॉर्म देखोगे तो वह है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी। तो थोरियम से एनर्जी को यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअल तौर पे जो कंपनी है, इसने भारत की एक बॉडी है जिसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो बेसिकली न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को लेकर काम करती है। तो यूएसए की कंपनी ने BARC का जो स्टेटमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया। BARC का स्टेटमेंट क्या था? भारत की जो बॉडी है ना, उसने ये बोला, क्योंकि बहुत समय पहले हमने एक डील करी है, एक अग्रीमेंट कह सकते हैं, वो करा जा रहा है यूएसए के साथ में, कि यूएसए ये अनिल फ्यूल भारत को प्रोवाइड करवाएगा और ये फ्यूल हम अपने प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में डाल डाल के इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। यानी थोरियम और लो एनरिच वाले यूरेनियम का इस्तेमाल कर करके बिजली बनाई जाएगी। तो कहोगे इशू क्या है? इशू यह है कि भाई BARC जो भारत वाली बॉडी है, इसने एक चिंता उठाई है। चिंता यह है कि भाई इन्होंने बोला अनिल फ्यूल जो है ना, ये भारत के प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिएक्टर को दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा और भारत में सबसे ज्यादा जो रिएक्टर है वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। तो रीडिजाइन करने में समय ज्यादा लग जाएगा। अगर रीडिजाइन नहीं किया तो सेफ्टी रिस्क बढ़ सकता है। तो भाई इसी बात पे जो CCTE कंपनी है यूएसए की, ये डिसएग्री करती है। ये कहती है भाई अनिल फ्यूल जो है ना, इसमें कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अनिल फ्यूल बढ़िया है, इसको इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि भाई प्लग एंड प्ले वाला है। आपको कुछ भी रीडिजाइन नहीं करना अपने रिएक्टर में, सीधा अनिल फ्यूल डालो, रिएक्टर चलाओ, काम करना शुरू कर जाएगा। तो CCTE का ये कहना है, तो इनके बीच में ये बवाल हुआ। अब अनिल फ्यूल क्या है ये आप समझ गए। इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, वन इज थोरियम एंड सेकेंड वन इज हाई एसे लो एनरिच यूरेनियम। दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, ये एक फ्यूल बनाते हैं जो स्पेसिफिकली प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए है। अब ये अनिल फ्यूल काम कैसे करता है कि भाई इसको हम लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिएक्टर को कोई रीडिज़ाइन नहीं करना है, कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे यूएसए की कंपनी का कहना है। ये हम लोगों ने समझा। ये पार्टनरशिप एक्चुअली में दिसंबर 2024 में हो चुकी थी एनटीपीसी लिमिटेड और CCTE के बीच में। एनटीसीपी आपको पता है भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर को देख रहा है। तो इन दोनों ही के बीच में एक पार्टनरशिप को साइन किया गया कि भाई जो अनिल फ्यूल है ये भारत में बनाया जाएगा, भारत को प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना? इसकी एक सप्लाई होगी इंडिया के अंदर में। तो बेसिकली ये हमने एक डील की थी यूएसए के साथ में। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली अनिल फ्यूल क्या है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। अनिल फ्यूल को लेकर ही 2-3 आर्टिकल और थे, तो इसमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ें और बताई गई हैं कि भाई ये क्या है, इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया के पास में आज टोटल 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। इंडिया के पास में आज 18 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं और 4 हमारे पास में लाइट वाटर रिएक्टर्स भी हैं, याद रखिएगा। और अनिल फ्यूल इन तीनों में से कौन से रिएक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन करा गया है, तो वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए डिज़ाइन करा गया है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर हम अनिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो है लो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली कम खर्च होगी, ठीक है? अनिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी को कॉस्ट को कम कर देगा, एफिशिएंट ज़्यादा होगा, हम थोरियम का यूज़ कर रहे होंगे, न्यूक्लियर वेस्ट कम जनरेट होगा और थोरियम का बेटर तरीके से यूज़ हो सकेगा। ऑलरेडी जो हमारी भारत सरकार है, इन्होंने बजट 2024 में इसके बारे में अनाउंसमेंट किया था, पार्टनरशिप करने की बात की गई थी, ठीक है? फिर हम छोटे-छोटे स्मॉल रिएक्टर्स भी आज के समय पर बना रहे हैं, ओके? बाकी थोरियम के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ पे शेयर की गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई थोरियम भारत के पास में भी बहुत सारा है। तो अगर अनिल फ्यूल का इस्तेमाल करने लगेंगे तो भारत के पास में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम प्रेज़ेंट है, हम अपने खुद के थोरियम का इस्तेमाल कर सकेंगे। हमें यूरेनियम मँगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज हम लोग यूरेनियम मँगा रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली यूरेनियम को लेकर ऑस्ट्रेलिया से भारत ने डील की है। उससे पहले इसी साल कनाडा से हम लोगों ने यूरेनियम को लेकर डील की है। तो थोरियम की अवेलेबिलिटी के बारे में जब डिस्कशन होता है तो थोरियम इज एक्सट्रैक्टेड मेनली फ्रॉम मोनाजाइट सैंड्स और इंडिया के पास में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। मेजर डिपॉजिट्स की जब हम बात करेंगे तो कोस्टल एरियाज में अपना केरला हो गया, तमिलनाडु है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। इनलैंड सैंड्स में झारखंड और वेस्ट बंगाल है जहां पर ये वाला मोनाजाइट सैंड मिलता है जिसमें से थोरियम निकाला जाता है। कंट्री वाइज स्टेटस अगर आप देखोगे तो भारत के पास में एक सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, फिर ब्राजील है एंड देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आएगा। तो ये था हमारा आज का एक और आर्टिकल। चलिए भाई अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ये भी एक साइंस एंड टेक का ही टॉपिक है। आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे के सारे।
समझे? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक कह सकते हैं कि फेंट गैस जायंट। फेंट गैस जायंट मतलब थोड़ा धुंधला-सा या खत्म होता हुआ यहाँ पर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट कौन से होते हैं? जो हमारे सौर मंडल से बाहर होते हैं। देखो, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, इसके बाहर जब भी कोई हमें दूसरा प्लैनेट मिलता है, तो हम उसको एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्या कहते हैं उसको? एक्सोप्लैनेट। अब एक नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है बीटा पिक्टोरिस बी। अब ये कोई नया एक्सोप्लैनेट नहीं है बेसिकली। होता क्या है एक्चुअली में कि ये प्लैनेट बहुत पहले डिस्कवर कर लिया गया था, बीच में ये काफ़ी सालों तक दिखाई नहीं दिया। अब अचानक से 2-2 टेलीस्कोप से एक साथ दिखाई दिया है, तो इस वजह से ये नाम दिया गया है और ये फेंट एक्सोप्लैनेट है, याद रखिएगा, लगभग 10 साल बाद फिर से दिखाई दिया है। ये वो प्लैनेट है जो छिप रहा था, समझ रहे हैं? आइए, तो एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि हाल ही में देखो सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सवाल बन सकता है कि बीटा पिक्टोरिस बी, ये हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये फेंटेड एक्सोप्लैनेट है, जो थोड़ा धुंधला-सा, बुझता हुआ, खत्म होता हुआ एक एक्सोप्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्राइट पेरेंट स्टार है, बहुत बड़े साइज़ का पेरेंट स्टार आपको देखने को मिल जाएगा और इसके आस-पास 2 और भी प्लैनेट्स हैं जिसके बारे में हमारे पास में ऑलरेडी जानकारी है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये गायब हो गया था, फिर से दिखाई दिया जिस वजह से ये न्यूज़ में आया, जिसका नाम है बीटा पिक्टोरिस बी। तो बीटा पिक्टोरिस बी पूछ लेगा क्या है? कोल्ड गैस जायंट एक्सोप्लैनेट। ये एक स्टार के चक्कर लगा रहा है, एक सितारे के चक्कर लगा रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है ना, वैसे ही ये जो बी वाला है ये चक्कर लगा रहा है। किसके चक्कर लगा रहा है? बीटा पिक्टोरिस के। नाम सेम है, बस खाली जो प्लैनेट मिला है उसका नाम दे दिया गया है बीटा पिक्टोरिस बी और जिसका ऑर्बिट लगा रहा है वो है तो उसका नाम दिया गया है बीटा पिक्टोरिस। ओके, समझ में आया? फिर हमने कुछ जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स हैं, तो जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने चिली में एक टेलीस्कोप प्रेज़ेंट है जिसका नाम है यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप। तो भाई एग्ज़ैक्टली यहाँ पर ये पर्टिकुलर आपको टेलीस्कोप देखने को मिल जाएगा। एक तो यहाँ से कुछ जानकारी निकाली गई है, फिर नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उस वाले टेलीस्कोप से भी यहाँ पर ये इस मतलब बीटा पिक्टोरिस बी के बारे में हमको ये सारी की सारी जानकारी मिली है। ये कहाँ पर है? हमारे पृथ्वी से लगभग 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर। कितना? 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर ये बीटा पिक्टोरिस प्रेज़ेंट है। बीटा पिक्टोरिस के एग्ज़ैक्टली फीचर्स क्या हैं? फीचर्स सबसे पहला बात ये है कि भाई एक ऐसा जायंट स्टार है, जिसका साइज़ जुपिटर से थोड़ा-सा बड़ा है। आज हमारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, ये जुपिटर से भी बड़ा है, ठीक है? अब जैसे आप देखोगे एक चीज़ और आपको पता होगा, जो प्लैनेट सूर्य के करीब है उसको कम टाइम लगता है पूरा सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। जैसे पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं पूरे सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। उसी प्रकार से यूरेनस की बात करेंगे तो हमारा एक और प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस को 84 साल लगते हैं सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बीटा पिक्टोरिस बी की, तो बीटा पिक्टोरिस बी जो अपने स्टार के चक्कर लगा रहा है, इसका स्टार कौन-सा था? बीटा पिक्टोरिस, केवल पिक्टोरिस, बी तो भाई ये है मेन, ये एक्सोप्लैनेट है बी। तो ये जब चक्कर लगाता है अपने स्टार के तो उसको 91 ईयर्स लगते हैं एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, ठीक है? अब इससे क्या है कुछ चीज़ें समझ में आएँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिमिस प्लैनेट है, लगातार ये बुझता चले जा रहा है, तो हमें पहली बार कुछ ऐसा दिख रहा है तो हमें उसकी जानकारी मिलेगी, फ़ोटोग्राफ्स हम अर्थ से ले पा रहे हैं स्पेशली जो डिम होता हुआ प्लैनेट है। दूसरा इसमें कुछ एक्जिस्टिंग डेटा है, छिपा हुआ है, उसकी जानकारी मिलेगी। हम प्लैनेट का फ़ॉर्मेशन कैसे हुआ उसको थोड़ा समझ सकते हैं और एडवांस टेलीस्कोप का यहाँ पे यूज़ किया है तो अपने टेलीस्कोप की कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा फर्दर बढ़ा के भी भविष्य में देखा जा सकता है। तो चलिए, अब जो भी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हैं, टाइम है उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करने का, वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में और रिवाइज़ करोगे आप लोग। सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन को ओपन करिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 लिखिए और आंसर्स को लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने ये प्रेज़ेंट है, विद रेफरेंस टू आईएनएस मलवान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आईएनएस मलवान को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन-सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये सेकंड माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। सेकंड, इसको डिज़ाइन किया गया है मेनली लिटोरल ज़ोन्स के अंदर में ऑपरेट करने के लिए, मैं आपको बता चुका हूँ लिटोरल ज़ोन्स क्या होते हैं। थर्ड, ये जो आईएनएस मलवान है ये अभय क्लास वाले कॉर्वेट्स को रिप्लेस कर देंगे, तो बताएं तीनों में से कौन सा आंसर एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनिल फ्यूल। अनिल फ्यूल को लेकर पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई ये एक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूल है जिसको बेसिकली डेवलप करा गया है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी की साइड से। सेकेंड, ये अनिल फ्यूल में थोरियम और हाई ऐसे लो एनरिच यूरेनियम का यूज किया जाता है।
तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, दोनों सही है या दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, तो ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लेकर तीन स्टेटमेंट हैं, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर वन इज, ये जो डीसल्फराइजेशन है इसका यूज किया जाता है ताकि सल्फर डाइऑक्साइड के जो एमिशंस होते हैं हमारे कोल फायर पावर प्लांट से, उसको हम लोग कम कर सकें। नंबर सेकेंड, ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मदद करता है एसिड रेन को कम करने में और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। नंबर थर्ड, ये एफजीडी मेनली इसलिए लगाया जाता है ताकि कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैप्चर किया जा सके, कार्बन एमिशंस को कैप्चर किया जा सके। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है, वेट, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा जो बात करता है खासकर बीटा पिक्टोरिस बी के बारे में। तो बीटा पिक्टोरिस बी को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, ये एक कोल्ड गैस जायंट एक्सोप्लैनेट है। दूसरा, ये एक पिक्टर कॉन्स्टलेशन में प्रेजेंट है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, मैंने पढ़ाया नहीं बट आपको बता दे रहा हूँ सही है, अब आंसर दीजिएगा। तीसरा, ये एक फेंटेस्ट एक्सोप्लैनेट है जो बेसिकली डायरेक्टली इसकी इमेज कैप्चर की गई है फ्रॉम द अर्थ, यानी फेंट होता हुआ प्लैनेट, फेंट होता हुआ एक्सोप्लैनेट। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सेशन में से जानी होंगी। बाकी मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस करें, और टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पीडीएफ में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से सुबह सुबह 5:30 बजे पहले मिलेंगे, और फिर लगभग 7, 7:30 या 8 के बीच में यहाँ पर एक जो हमारा द हिंदू का सेशन होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।